टेक्निक से पास नहीं किए, वो तो अल्लाह ने करम नवाजी कर दी, बाई चांस एक आधा सवाल छोटा आ गया तो चलो काम चल गया, तुका शुका लग गया होता बच्चे का। बाकी अदरवाइज कामयाब वही हुआ है। उस फाइनल में भी जाके ये सारे बच्चे फंस जाते हैं ऐसे, जो यहाँ पे इस पे चल रहे होते हैं कि मैं तो घर में तो टाइम रख के करता ही नहीं, सारा एवं ही कही जाते हैं, मेरा तो वही पास हो जाता है पेपर। वो फिर फाइनल में जाके फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, तो कड़िक्की में आना है। अच्छा, क्या कह रहा हूं, अगर आपने टाइम के अंदर पेपर मुकम्मल करना हो, टेस्ट मुकम्मल करना हो, तो उसके लिए आपको घर में रिवीजन के वक्त, टेस्ट की रिवीजन के वक्त आपको कम से कम 1 से 2 सवाल जो पहले किए हुए हैं साफ सुथरे प्रिंट निकाल कर या मोबाइल पे ओपन करके टाइम घड़ी पे देख के कि इतने मिनट पे शुरू किया, इतने मिनट पे मैंने टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, एंडिंग टाइम, उसके बाद क्या करते रहे, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम में देखें जो आपने जो टाइम रखा है उसमें आपने क्या पास होने के बराबर किया भी है कैसे ही। हम फ्यूचर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, क्या पढ़ रहे थे, फ्यूचर पढ़े थे। आज हमने प्रैक्टिस करनी थी ना इसकी। जी, तो मिड टर्म आपका आ रहा है, करीब ही है, इसीलिए अब हमें कोई एक्स्ट्रा क्लास 1 2 रखनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी डेफिशिएंसी को और अपने बैकलॉग को कवर कर लें, क्योंकि आपका फाइनेंस पोर्शन मिड टर्म से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए था। सिलेबस क्या है वो बता देंगे, पूरा फाइनेंस पोर्शन शामिल है, ये जो चैप्टर पढ़े हैं ये भी शामिल है, हम अपने प्लान से पीछे हैं। ये चैप्टर आपका तकरीबन तकरीबन समझ लें नवंबर के एंड पे आधा मुकम्मल हो चुका होना चाहिए था, तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता लेट है हम अपने प्लान से। कितने हफ्ते लेट है, 1 से 1.5 हफ्ता। उसकी वजह कुछ छुट्टियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं मेरे एंड पे। जी, नेक्स्ट वीक में है, कोशिश करें नेक्स्ट वीक में ना हो, लेकिन अगर हुआ तो फिर बता देंगे आपको सिलेबस जहां तक पढ़ा होगा। जी, 12 से 15 तक है, कोई नहीं, आज रिक्वेस्ट किए कि इसको आगे करें। हाँ जी, जी, ये ठीक है, वो तैयारी होती नहीं आगे, ठीक क्या मतलब। जी जी, आ जाए जनाब। हम टॉपिक क्या पढ़े, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, इस टॉपिक, टॉपिक क्या पढ़ा था, कमोडिटी फ्यूचर्स। जी, हम टॉपिक पढ़ रहे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमने कहा था फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। मेरी आदत है बार बार बताऊंगा क्योंकि गैप आ गया, अनसर्टेनिटीज की वजह से इदारा अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव। फाइनेंशियल रिस्क की 3 टाइप, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट में एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट या कमोडिटी की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। 3 बोलनी है आपने, मार्केट में एक्सचेंज रेट, वो आपका टॉपिक भी आ गया, इंटरेस्ट रेट, और तीसरा कमोडिटी की प्राइसेस के फ्लक्चुएट करने से फ्यूचर में इदारे को जो रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इदारे के पास लिक्विड कैश की शॉर्टेज होती है और इदारा अपने सप्लायर को ऑन टाइम पेमेंट करने के काबिल नहीं होता। क्रेडिट रिस्क कस्टमर से लिंक्ड है, आप अपने क्रेडिट कस्टमर से टाइमली पैसे कलेक्ट करने में कामयाब नहीं होते। तो क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैंने पढ़ा दी थी, थ्योरी थी। कि आप सारे कस्टमर के लिए एक जैसी लिमिट ना रखें, कस्टमर की प्रोफाइल चेक करते रहें,
उससे गारंटी मांग लें, क्रेडिट इंश्योरेंस करा लें, ये पढ़ लिया था। इसी तरह इसी में मैनेजमेंट, लेकिन वो मैंने आपसे कहा था आप खुद पढ़ें। आप क्रेडिट लाइन यानी उधार शुधार अरेंज कर लें, कहीं से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा लें, अपने कस्टमर से जल्दी पैसे इकट्ठे कर लें। ये आपको पढ़ने के लिए दिया था, मुझे याद है अभी तक। पता नहीं आपने पूछा नहीं कुछ सवाल, जिसका मतलब है कि आपने पढ़ लिया है और आपको समझ आ गया है। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर हम पढ़ रहे थे, हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? क्रेडिट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिस्क। और मैंने इसमें कहा था मार्केट रिस्क की मैनेजमेंट में तीन चीजों की रिस्क, रेट के फ्लक्चुएट होने से, वो अभी नहीं पढ़ा हमने। उसके बाद और कमोडिटी वाला, किसी को याद है कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है? जी बेटी बताओ, सादा जबान, इंग्लिश नहीं सुना। हो सकती है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज। हाँ जी बिल्कुल। कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है कि अगर इदारे ने फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी बाय करनी हो या फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई कमोडिटी सेल करनी हो, तो फ्यूचर में प्राइसेस के फ्लक्चुएट होने से इदारे को रिस्क होता है। बायर को प्राइस के बढ़ने का रिस्क होता है और उसको ये फ्लक्चुएशन रिस्क पैदा करती है, और सेलर के लिए प्राइसेस का काम होना। तो बायर की पोजीशन पे भी हो सकता है आपकी कंपनी जिसके लिए आप सवाल हल कर रहे हैं, और जिसके लिए आप सवाल हल कर रहे हैं वो किस पोजीशन पे हो सकती है? सेलर की। ठीक है, आपने क्या करना है टॉपिक में? प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि वो जो प्राइस की फ्लक्चुएशन आपके सर पे दर्द की टेंशन की वजह बनी है, आप किसी तरह से अपने इदारे को फ्लक्चुएशन से क्या कर लें, बचा ले, प्रोटेक्शन पे ले जाए। तो उस प्रोटेक्शन पे ले जाने के दो तरीके थे। प्रोटेक्शन पे ले जाने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्या था? कमोडिटी फ्यूचर। ये दो मेथड्स हैं जिनके जरिए इदारा अगर बायर है, फ्यूचर में बाय करने का रिस्क कवर करना चाहता है, या फ्यूचर में किसी चीज को मुस्तकबिल में बेचने का रिस्क कवर करना चाहता है, तो इन दो इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेगा। जी बच्ची बताओ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंग्लिश में नहीं बताना, सादा जबान में बताना है। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क मैनेज करना चाहती हैं तो क्या मैकेनिज्म होगा? पहले क्या करेंगे, बाद में क्या होगा? जी बताओ। फॉरवर्ड रिस्क में नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के साथ प्राइस लॉक कर लेते हैं उस पार्टी के साथ जिसके साथ हम एग्रीमेंट करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर होता क्या है? हाँ, मसलन आपको आज से 3 माह बाद कॉपर चाहिए, कॉपर आपका रॉ मटेरियल है, आपको डर है यार ये बढ़ ना जाए, तो आप आज किसी भी कॉपर के सप्लायर के साथ या किसी भी पार्टी के साथ कॉपर की क्वांटिटी और प्राइस क्या कर देंगे, लॉक कर लेंगे। ओपन मार्केट में प्राइस जिधर मर्जी जाती जाए, आपने उस लॉक प्राइस पे जाके 3 माह बाद कॉपर परचेज कर लेना है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने आज ही मुस्तकबिल में जो चीज खरीदनी है या बेचनी है उसकी प्राइस को क्या कर दिया, तो लॉक प्राइस पे बाइंग सेलिंग होनी है बस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ओपन मार्केट प्राइस पे बाइंग सेलिंग नहीं होनी, किस पे होनी है? और वो लॉकिंग कब होगी? लॉकिंग डेट ऑफ परचेज पे नहीं होगी। लॉकिंग आपको आज, आज जिस वक्त आप रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं, आज जो भी डेट हो, जिस दिन आप रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं आप उस दिन लॉकिंग करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कब होगा? जब आपको वो चीज खरीदनी है या
बेचनी है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताओ साद अली खातून प्लीज। हाँ, ये तो खूबियां पढ़ पढ़ के सुना रही है मुझे। नहीं, मुझे मैकेनिज्म से गर्ज है, मुझे डेफिनेशन से या फीचर से गर्ज नहीं है। मुझे मैकेनिज्म समझाओ। मसलन आप एक बच्ची को बताना चाह रही हो जिसको आता ही नहीं चैप्टर, उसको क्या बताओगी? ये बातें बताओगी जी? सादा जुबान में बताओ। जी नहीं, आपसे आपको समझ आ गई है लेकिन आपसे बताया नहीं जा रहा, तो आप इसको कहें कि सर फ्यूचर मार्केट कमोडिटी मार्केट से एक सेपरेट मार्केट है। फ्यूचर मार्केट कमोडिटी मार्केट से, जहां पर हम किसी भी पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे प्राइस लॉक करने का, बल्कि हम फ्यूचर के ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे। और उस ट्रांजैक्शन में होना कुछ नहीं, आज आप एक प्राइस लॉक करेंगे और मुस्तकबिल में 3 माह बाद भी आप उसी प्राइस के अगेंस्ट जो आज लॉक हुई थी उसके मुद्दे मुकाबिल आप उस मार्केट की प्राइस पे फ्यूचर की आप अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। यानी कमोडिटी खरीदने बेचने की बजाय फ्यूचर खरीदेंगे बेचेंगे, और उस फ्यूचर को खरीदने से गेन भी हो सकता है, फ्यूचर को खरीदने से बेचने की खरीदने से, ठीक है। तो ये गेन लॉस का करना क्या है हमने? गेन लॉस कमाना तो हमारा मकसद ही नहीं था, तो हम इस गेन लॉस वाले पैसों को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ओपन मार्केट से कमोडिटी को बाय करने के लिए। तो कमोडिटी कहाँ से बाय होगी? ओपन मार्केट से। किस रेट पे बाय होगी? ओपन मार्केट के रेट पे। तो फ्लक्चुएशन कैसे कवर होगी? आप जितनी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है उसके लिए आपने फ्यूचर मार्केट में पहले ही से ही गेन कमा लिया होगा, या पोजीशन से अपने उस नुकसान को जो होने वाला है, आप उस नुकसान को फ्यूचर मार्केट से ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में हम एंटर कब होंगे? कब एंटर होंगे? आज, जब आप रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं। और निकलेंगे कब? जिस दिन आपने ओपन मार्केट से जाके कमोडिटी बाय करनी है। तो इन दोनों डेट्स के दरमियान प्राइसेस का क्या होगा? तो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से ब्रोकर आपको कुछ देगा या आपसे क्या ले लेगा। बाकी कहानी छोड़े, हमने कौन सा वहां जाके करना है, हमें तो न्यूमेरिकल समझ आना चाहिए, ठीक है जी। तो या थोड़ा सा मैकेनिज्म ये बात ध्यान में रखें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसी से कॉपर मिलेगा, कॉपर अगर हम खरीदना चाहते हैं। फ्यूचर मार्केट में कॉपर नहीं मिलता, वो तो आपको कॉपर महंगा हो रहा है ना, जितना उतना मुनाफा एक्स्ट्रा पैसे दे देगा आपको बस। फ्यूचर ब्रोकर आपको महंगाई कवर करेगा बस। लेकिन उसके लिए आपको 2 ट्रांजेक्शन फ्यूचर मार्केट में करनी है। अगर आप बायर हैं, बायर की पोजीशन पे हैं, तो पहली ट्रांजेक्शन बाय के नाम से होगी फ्यूचर, दूसरी किस नाम से होगी? और अगर आप सेलर के लिए रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं तो पहली ट्रांजेक्शन सेल फ्यूचर की होगी और दूसरी, दोनों की डेट सेम होगी? नहीं, दोनों की प्राइस सेम होगी। दोनों के प्राइसेस और डेट में फर्क होने से ही तो गेन लॉस आएगा। सेम डेट पे ना बाय की ट्रांजेक्शन होगी ना सेम डेट पे सेल की ट्रांजेक्शन होगी। अब बच्चे पूछते हैं कि फिजिकली हमारे हाथ में फ्यूचर मार्केट में कुछ आता है? नहीं, कुछ नहीं आता, हवाई गेम है सब, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। थोड़े से पैसे आपको सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराने पड़ते हैं ताकि आप भाग ना जाए, और वो ब्रोकर, ब्रोकर नहीं भागता, ब्रोकर तो वैसे ही SECP से रजिस्टर्ड होता है, वो प्रॉपर एक इदारा है बिल्कुल जस्ट लाइक अ बैंक, ठीक है। तो ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कहते हैं मिडल मैन को। कौन है वो मिडल मैन है और रिकॉग्नाइज्ड होता है। अच्छा, अब हमने न्यूमेरिकल करना है, छोड़े दफा करें इसको। कहानियां तो सुन ली हमने, ये हमने को तीसरी दफा कहानी सुनी है। अब हमने सवाल करना है ताकि हम आगे चलें।
जी आपके नोट्स में एग्जाम्पल होगी, जरा चेक करें फाइनेंशियल रिस्क, वो आखिर में जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ कमोडिटी की क्या कोई एग्जाम्पल है? मेरा ख्याल है आई कैप की एग्जाम्पल मौजूद है। हाँ जी ये एग्जाम्पल 11 है जी, एग्जाम्पल 11 पे आ जाए। ये नोट्स में मैंने हैंड रिटन होगी, क्योंकि आई कैप के उसमें एग्जाम्पल नहीं है ना ज्यादा, तो ये मैंने को अपनी तरफ से बनाई हुई है एग्जाम्पल, देख लें। और ये फ्यूचर के लिए है, फॉरवर्ड की मैं करा चुका हुआ हूँ, देखें वो क्या कहता है। तो एक्स लिमिटेड wants to buy 1000 shares of Y लिमिटेड इन 3 months टाइम। एक्स लिमिटेड किसके शेयर खरीदना चाह रही है, कितने माह बाद? 3 माह बाद। तो असल में शेयर 3 माह बाद खरीदने हैं, असल में शेयर कितने माह बाद खरीदने हैं? आगे करंटली उसका शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है, करंटली कितने का ट्रेड हो रहा है? तो क्योंकि ये खरीदना चाह रहे हैं तो इनको रिस्क होगा कि कल को ये बढ़ ना जाए, बढ़ने का रिस्क इनके लिए प्रॉब्लम है। यानी आज की डेट से लेकर 3 माह बाद जब इन्होंने एक्चुअली बाय करने जाना है तो प्राइस के बढ़ने का कहता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट शेयर प्राइस विल इंक्रीज। हाँ उन्हें ये रिस्क है। एक्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड, ये तो हमने कर लिया मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चलो चलो ठीक है, ये फ्यूचर का नहीं है। फिर किसके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की है? एकेडी सिक्योरिटीज है, कराची का ब्रोकर है उसके साथ, और जिसके तहत आप उनसे 1000 शेयर बाय करेंगे 30 रुपए पर। आपसे कहता है बताओ 1000 शेयर को बाय करने की क्या कॉस्ट होगी अगर ओपन मार्केट में शेयर की प्राइस कितने पे मूव कर जाए? 32 पे। तो मैंने तो आपको वो फॉरवर्ड का सोल्यूशन बताया था, वो तो एक लाइन का सोल्यूशन होता है। फॉरवर्ड का सोल्यूशन क्या होगा? हम ओपन मार्केट से बाय करेंगे या फॉरवर्ड के तहत बाय करेंगे? हाँ जी, तो इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का तो एक लाइन का जवाब होता है। बाय हमने आज नहीं करने, बाय हमने 3 माह बाद करने, लेकिन जिस दिन आप बाय कर रहे हैं ओपन मार्केट में रेट कितना है? 32 का। हम कितने पे बाय करेंगे? 30 पे। हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने एग्रीमेंट में प्राइस लॉक की हुई थी एकेडी सिक्योरिटी से। यानी वो शेयर जो ओपन मार्केट से 32,000 की कॉस्ट पे मिलने थे या मिलने हैं, हमें वो किस प्राइस पे मिल रहे हैं? हमें ये नहीं देखना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें ये देखना है कि वी हैव सर्टन प्राइस। और वो सर्टेनिटी हमें आज ही मिल गई थी कि 3 माह बाद हमें क्या प्राइस पे करनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मकसद सर्टेनिटी ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है? उस सर्टेनिटी ऑब्टेन करने में फायदा हो जाए तो ਤੁਹਾਡਾ छक्का लग गया, और उस सर्टेनिटी ऑब्टेन करने में थोड़ी महंगा भी शेयर मिल जाए तो कोई मसला नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट में शेयर 29 का होता, कितने का होता, तब भी मुझे कितने का मिलना था? 30। ये फॉरवर्ड का सोल्यूशन था, ठीक है। ये तो आपने कर लेना था, मुझे अब याद नहीं था, मैं समझ रहा था मैंने कोई फॉरवर्ड की एग्जांपल नहीं बनाई हुई। चलें फॉरवर्ड के बाद आगे, ये तो एग्जांपल फॉरवर्ड की है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल 12 पर आए जी। ये आई कैप की किताब से एग्जांपल 12। तो देखें जी, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 6 है। कहता है अ वीट ट्रेडर, कौन सा ट्रेडर है? A wheat trader estimate demand from her customers in next 4 months time as 13.68 tons of wheat। ठीक है, हाँ जी कितनी है?
उसको लगता है कि मेरे कस्टमर मुझसे कितनी वीट मांगेंगे अगले 4 माह बाद, तो डेफिनेटली उससे वीट मांगेंगे तो उसको वीट बेचनी पड़ेगी। बेचने से पहले उसके पास अपनी खरीदने के लिए भी होनी चाहिए। अभी यहां से नहीं पता चल रहा कि ये बायर की पोजीशन पर है ट्रेडर या सेलर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रेलेवेंट जी। स्पॉट प्राइस कहते हैं आज ओपन मार्केट में जो वीट की प्राइस चल रही है, किसी भी चीज की ओपन मार्केट में जो आज प्राइस है, आज जिस दिन हैजिंग कर रहे हैं, जिस दिन आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं, आज उसकी क्या प्राइस है। आज हमें चाहिए कि 4 माह बाद चाहिए, तो ये 4 माह बाद की प्राइस नहीं है, ये आज की टुडे करंट प्राइस है। और हमें ये प्राइस नहीं चाहिए, हमें तो 4 माह बाद की प्राइस चाहिए। आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो 1 टन का है, यानी 1 टन का, अच्छा यहां देखें लिखा हुआ है शुगर, ऊपर लिखा हुआ है वीट, तो ये छापा है सवाल कहीं से, लेकिन छापते हुए उन्हें याद नहीं रहा कि हमने वीट किया है ऊपर। तो आप इसको काट के शुगर की जगह क्या कर दें, ठीक है, आई कैप जिंदाबाद है। तो कितने टन चाहिए, टोटल इतनी चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने टन का फ्यूचर का, 1 टन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल आएंगे। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालते आप, वैसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये पॉइंट्स में आते हैं, तो राउंड कर ले, 14 कॉन्ट्रैक्ट कर ले या जो भी। अच्छा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है, ये आज की प्राइस है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो 4 माह बाद एक्सपायर होना है, कब एक्सपायर होना है, ये उसकी आज की प्राइस है बेटा। ये 4 माह बाद की प्राइस नहीं है, ये आज उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है जिसने कितने माह बाद एक्सपायर होना है, 4 माह बाद। तो ये जो स्पॉट प्राइस के साथ फ्यूचर प्राइस दी हुई है, ये आज की प्राइस है। मुझे कैसे पता चला ये आज की प्राइस है, क्योंकि 4 माह बाद की फ्यूचर प्राइस नीचे दी हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा। लिखना चाहिए था वैसे आई कैप को, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, सवाल के साथ छेड़छाड़ किया है, तो इसमें डेट्स भी थी, वो उड़ा दी है। कहता है कंप्यूट द आउटकम एट द एंड ऑफ 4 मंथ इफ ट्रेडर यूजेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू hedge द मार्केट रेट रिस्क एंड प्राइस गोस टू जी। अभी तक नहीं पता चला कि ये ट्रेडर बाइंग का रिस्क कवर करना चाह रहा है या सेलिंग का। तो क्योंकि प्राइस बढ़ने की स्टोरी दी हुई है, तो प्राइस बढ़ने का रिस्क किसके लिए होता है। तो ये सवाल आपने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, यानी ये ट्रेडर इज द बायर जी। नहीं, वो आउटकम तो हमने तीसरे स्टेप में निकालना है। नेट आउटकम जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, इसको नेट आउटकम कहते हैं ना, जो तीसरा स्टेप होता है सवाल को हल करने के लिए। ये देखिए, नेट कैश आउटकम, ये तो इसको कहते हैं, ये मेन जवाब होता है, ये मेन जवाब होता है। क्या चीज, 3 माह का, 3 माह के साइकिल पे होता है। तो आप, इसका मतलब है अगर आपको 3 माह बाद चाहिए ना हो, तो 6 माह बाद वाला कर लेते हैं, वो 4 माह बाद भी क्लोज हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आई कैप में कोई दिन ईमान नहीं है, 3 3 माह के साइकिल पे, आई कैप में 5 5 माह के साइकिल पे भी हो जाता है। जिंदाबाद, आप लोगों के लेवल पे चीजें, जब तक वो जो कह रहा है आपने वो करना है, आपने परेशान नहीं होना। पिछले टाइम में भी ये बोंगी लगाई है, उन्होंने आपको असल में सारा पढ़ाया नहीं फ्यूचर। वो कहते हैं बच्चे को ये डेट्स नहीं पता होंगी, तो पता नहीं सारे टीचरों ने बताया, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया। तो आई कैप अभी आपको वो जो 3 3 माह के साइकिल वाली डेट्स है ना, उन पे पाबंदी नहीं लगा रहा। ऐसा हो सकता है कि आई कैप में 4 माह का भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आई कैप में कोई 6 माह का, 5 माह का भी हो जाए, कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ऐसा होता नहीं, मैंने सही बात बतानी है, ताकि जब आप आगे फाइनल में जाके पढ़ें, तो तब आप मुझे गालियां ना निकालें कि उस्ताद मोहतरम ने गोली कराई सी। बता दिया है मैंने आपको, लेकिन आई कैप अभी आपका लेवल बड़ा छोटा है, इसीलिए वो जो 3 3 माह के साइकिल वाली बात है, वो आई कैप आप पे अप्लाई कर नहीं रहा, कर सकता है, कर नहीं रहा। आगे चले, तो कहता है चौथे माह के एंड पे जब आप एक्चुअली जा रहे हैं, तो मार्केट में प्राइस कितनी हो जाती है। ये मार्केट की प्राइस है, किसकी प्राइस है, फ्यूचर की प्राइस नहीं बताई, फ्यूचर मार्केट की नहीं बताई,
अब ये ओपन मार्केट की प्राइस है, फ्यूचर मार्केट की प्राइस है, कोई नहीं ना बताया हो तो एजम्पशन होती है कि ओपन मार्केट की प्राइस, ओपन मार्केट में जो प्राइस है असल में वीट की, और जो फ्यूचर में प्राइस है, फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस है, वो दोनों सेम है अगर ना बताई हो थ्योरेटिकली स्पीकिंग। यानी आप फ्यूचर मार्केट में देखेंगे तो भी 61,000 रुपये पर टन वीट की प्राइस है। वीट नहीं मिलनी वहां से, लेकिन वो सेल परचेज हो सकता है फ्यूचर। और ओपन मार्केट जहां से वीट मिलनी है, कितने रुपए टन की प्राइस है। अब ये सेलर का सवाल करना है कि बायर का? बायर का। आ जाए जी, मेरे साथ सॉल्व करें, लिखें आप, या बल्कि पहला स्टेप देखें सॉल्यूशन का। आप इंग्लिश जितनी मर्जी चाहें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहले स्टेप को कहते हैं हेज कंस्ट्रक्शन, और ये आज की डेट पर आप फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे। कौन सी? वीट ट्रेडर एंटर होगा। कौन फ्यूचर मार्केट में एंटर होगा? इसी स्टेप का दूसरा नाम होता है ओपन पोजीशन इन, हाँ ये भी कह सकते हैं हेडिंग। कई टीचर ये स्टेप लिखवाते हैं, ये स्टेप जरा ज्यादा आसान है आपके लिए। ओपन पोजीशन इन यानी फ्यूचर मार्केट में एंटर हो भाई। ओपन मार्केट में नहीं एंटर होना, किस मार्केट में एंटर होना है? फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। जी, तो आप लिखें वीट ट्रेडर विल एंटर इनटू कमोडिटी। ये शॉर्ट कर सकते हैं इंग्लिश, आप जितनी मर्जी करना चाहें। इस इंग्लिश के कोई नंबर नहीं है जो मैं लिख रहा हूं अभी तक, जिसके नंबर है वो मैं अंडरलाइन करूंगा। वी ट्रेडर विल एंटर इनटू कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट एंड विल, ये लीजिए इसके नंबर है। बताओ ये बायर है कि सेलर है? ट्रेडर। तो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना फ्यूचर का, वो बाय फ्यूचर के नाम से कहलाएगा। तो विल बाय, इसके नंबर है लिखने के, बाय 14 वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ इसके नंबर है, ये इसके भी नंबर है 14 के। ये 14 कहाँ से आया? ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के दिखाने, ये दोनों दोनों के नंबर है, ठीक है। अब ये 14 कैसे आया? एक लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग करें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जितनी टन आपको वीट चाहिए, लिखें जी टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड वीट की डिवाइडेड बाय फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने टन का है? ये फॉर्मूला इसका, ये बिल्कुल वैसे ही है। टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय, जैसे आप पार वैल्यू ऑफ द शेयर करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ जाता। तो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड का मतलब कितने टन वीट टोटल चाहिए इसको, ट्रेडर को कितने टन चाहिए थी बताओ? टोटल 13.68 टन की वीट इसको 4 माह बाद चाहिए। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ था कितने टन का है, ये लिखा हुआ, बाई चांस 1 टन का है, 2 टन का भी हो सकता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। मैं राउंड कर लेता हूं उसको, यानी 13 कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोकर के साथ, 13 कॉन्ट्रैक्ट्स करने की बजाय हम कितने करेंगे? पॉइंट्स में नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट, 14। इसका एक नंबर होता है, ये सारे का मतलब ये निकाल कर और ये लिखने का एक नंबर है, बाकी इंग्लिश का कोई नंबर नहीं।
बाकी इंग्लिश तो मैंने आपके लिए लिखी है। एक्चुअली एग्जामिनर को गर्ज होता है कि ये बच्चा ये सही लिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। दूसरा, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप पहली पोजीशन क्या ले रहे हैं, बाय फ्यूचर की ले रहे हैं या ये। दो बातें उसने देखनी और दोनों का आधा आधा नंबर है, तकरीबन एक नंबर मैक्सिमम है इसका। तो अब आप इंग्लिश पे टाइम जाया नहीं करेंगे, वो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बस आप इतना भी लिख सकते हैं बाय 14। अच्छा सॉरी, आगे प्राइस भी लिखनी है। किस प्राइस पे, फ्यूचर की क्या प्राइस थी आज, फ्यूचर की प्राइस जिस दिन आप एंटर हो रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके साथ वो जो 1 टन वाला फ्यूचर था वो किस प्राइस पे था, 4 माह बाद एक्सपायर होना है उसने 58,000। तो वी ट्रेडर विल एंटर इनटू कमोडिटी फ्यूचर मार्केट एंड विल बाय 14 wheat फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 months एक्सपायरी, यानी 4 माह बाद जो एक्सपायर होगा, एट अ प्राइस ऑफ, ये फ्यूचर की प्राइस है 58,000 रुपए। जी जनाब, ठीक है क्यों नहीं। ये पहला स्टेप हो गया। तो अब इस पहले स्टेप में, वैसे फाइनल में तो ये एक्सपायरी डेट के भी नंबर होते हैं, लेकिन आई कैप ने आपके लेवल पे ये एक्सपायरी डेट लिखने की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि कितने माह बाद की एक्सपायरी है। चलो प्राइस राइस, ये 2-3 चीजें काम की हैं, लेकिन असल नंबर सबसे ज्यादा जो, अगर बाकी वो इग्नोर भी कर दे तो कर दे, लेकिन क्या चीज इग्नोर नहीं करेगा, हाँ जी क्या चीज इग्नोर नहीं करेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और वो बाय सेल। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग नहीं छोड़नी आपने, और उसमें ये इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है, बस आपने फिगर्स लिखनी है। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज। जी हाँ जी बिल्कुल। वी ट्रेडर विल एंटर इनटू कमोडिटी फ्यूचर मार्केट एंड विल सेल, यानी वो जो पहली ट्रांजैक्शन करता है वो सेल के नाम से होती है, हालांकि सेल नहीं किया कुछ उसने, सिर्फ आज की प्राइस पे उसकी उसके नाम से सेल रिकॉर्ड हो जाती है सिस्टम में कि इसने हाँ किस डेट को ये एंटर हुआ है मार्केट में, बस। हाँ बाद में गेन लॉस निकालने के लिए ये अल्फाज बाय सेल आपके लिए होते हैं, ताकि आप गेन लॉस आराम से निकाल सके। तो पहली पोजीशन बायर बाय के नाम से लेगा और सेलर किस नाम से लेगा, सेल के नाम से। और ये हमारे लिए होता है, किताबी बात है, कभी भी वहां पे ये लफ्ज बोला ही नहीं जाता बाय सेल। वो कहते हैं मार्केट में एंटर हो रहे हैं, मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, पोजीशन ओपन कर रहे हैं मार्केट में, पोजीशन क्या कर रहे हैं, वो तो हम लोग बाय सेल का लफ्ज बोलते हैं ताकि बच्चे गेन लॉस निकालने में गलती ना करें, मैथ। जैसे आम जिंदगी में गेन लॉस निकलता है, सेल माइनस बाय, सेल की प्राइस माइनस परचेज की प्राइस, तो वो इसीलिए। चलो भाई, स्टेप 2 इसके उल्टा है। 4 माह बाद जब उसने एक्चुअली बाय करना है तो उससे पहले लिखें हेडिंग क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो इंग्लिश है उस इंग्लिश से परेशान नहीं होना, लेकिन काम की बातें इसमें जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो हैं, जो रेड कलर में किए हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने ऑप्शनल है, मतलब लिख दें तो बेहतर है। एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लाइन या ना भी लिखो तो कुछ बच्चे ये सिर्फ फिगर निकाल के लिख देते हैं, भाई यहाँ पे चॉकलेट, इंग्लिश यहाँ पे बना देगी। तो क्लोज द पोजीशन कब होगी, वो आज नहीं होनी बल्कि 4 माह बाद जब एक्चुअली उसको वेट चाहिए, आफ्टर 4 months फ्रॉम नाउ, या डेट ऑफ परचेज जिसे कहते हैं, डेट्स नहीं बताई मैं उसने। तो 4 माह गुजर गए समझ लें, ये जो ऊपर वाला स्टेप था ये आज हुआ, और उसके बाद कितने माह गुजर गए, 4 माह में प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई, ओपन मार्केट में भी फ्लक्चुएट हुई, और तो अब हमने फ्यूचर मार्केट से निकलना है बाहर ताकि गेन लॉस मिल सके। तो अब आप, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता होता हूँ बिल्कुल ऊपर वाले ऑपोजिट,
will close position in commodity। पहले एक दो सवालों में तो जरूर लिखें ताकि आपको पता चले हम कर क्या रहे हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट, बच्चे शॉर्टकट पे लग जाते हैं पहले हाथ, ये देखते नहीं कि हमें समझ आ गया कि नहीं। हाँ जी, वी ट्रेडर विल क्लोज एंड विल, हाँ जी, गेन लॉस कमाने के लिए अगर बाय से एंटर हुआ था क्या लिखेंगे, सेल। वही 14 ही लिखने हैं, वीड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्टीन नंबर ऑफ वीट, चलो तादाद है, वीट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और 4 months एक्सपायरी एट अ प्राइस ऑफ, जी 4 माह बाद ओपन मार्केट की प्राइस बाई चांस इस सवाल में, और फ्यूचर मार्केट की प्राइस कितनी है जी, 61,000। कितनी प्राइस है, 61,000, ये वाली प्राइस। ये अजम्पशन याद रखनी है, अगर ना बताइए नहीं तो अलग-अलग बताएगा। अगर अलग-अलग बताइए हो तो ओपन मार्केट की प्राइस लेंगे या फ्यूचर मार्केट की, फ्यूचर मार्केट। जी अब आपने मुझे बताना है कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। इस केस में आपको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है इस ट्रेडर को। तो यहाँ नोट 2 में वर्किंग करूंगा, गेन लॉस इन फ्यूचर मार्केट। तो गेन लॉस कैसे निकालना है, आम अकाउंटिंग की तरह सेल फ्यूचर की जो प्राइस है और माइनस बाय फ्यूचर की जो प्राइस है, तो ये गेन या लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हमें टोटल गेन लॉस चाहिए। सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस, ये वर्किंग लाजमी करनी है। मतलब कुछ वर्किंग ऐसी हैं जो मस्ट है, सवाल का हिस्सा है, उनके बगैर आपको होना ये 5 नंबर का है। मतलब 5 नंबर का है, लेकिन उन 5 नंबर के लिए कुछ एसेंशियल ऐसे स्टेप हैं जो लाजमी करने, जैसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। ये गेन लॉस की कैलकुलेशन एमसीक्यूज के लिए भी बात और वैसे भी। जी क्या आता है जनाब, सेल फ्यूचर की प्राइस कौन सी वाली लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ इंग्लिश में पीछे क्या लिखा हुआ है, सेल। तो 61,000 पर टन यो पर कॉन्ट्रैक्ट, और बाय फ्यूचर की प्राइस क्या थी, बताओ भाई, गेन है लॉस है, 3,000 रुपए का पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल गेन निकालना हो तो वो कैसे आएगा, ये पर कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे। आप उस ब्रोकर से कहेंगे भाईजान मेरा गेन बन रहा है 3,000 रुपए, वो कहेगा जी आपके राउंडेड 14 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो 14 कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो आपके बैंक अकाउंट में मेरा ख्याल है 42,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा, जिसको आप चेक के जरिए या एटीएम कार्ड के जरिए निकलवा लेंगे। तो अब ये गेन की हम यहाँ मैं वैसे इंग्लिश लिखता हूँ, बाकी कुछ बच्चे इंग्लिश नहीं लिखते, वो कहते सर निकाल लिया, बस लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रेडर विल रिसीव टोटल गेन ऑफ, कितना गेन रिसीव हुआ है उसको,
फ्रॉम फ्यूचर मार्केट या जो भी, ठीक है। इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म, क्योंकि मैं 2-4 दिन बाद तो आपने भूल जाना है कि हुआ क्या था, फिर ये इंग्लिश आपको गाइड करेगी कि सर क्या बता रहे थे उस वक्त और सर के ज़हन में क्या चल रहा था। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप ये इंग्लिश शॉर्ट करते जाए। बस काम की बात जो मैंने रेड कलर में लिखी है इसको चाहे बुलेट्स में लिख दें, वहां एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। तो हमारा ये हो गया। अब हमने आखिरी स्टेप करना है, नेट आउटकम। स्टेप 3, असल आंसर ये है हमारे इसका। नेट आउटकम का मतलब होता है जिस दिन असल में परचेजिंग करनी है ट्रेडर ने जाके, तो कहाँ से परचेज करनी है और उसमें पैसे सारे अपनी जेब से जब डालने हैं, तो क्या उसमें कोई फ्यूचर मार्केट के पैसे भी यूज करने हैं जी। अब मुझे बताएं कि ये जो ब्रोकर है, ओ सॉरी सॉरी, ब्रोकर कह रहा हूँ, वीट ट्रेडर है, ये गंदम असल में कहाँ से खरीदेगा? ओपन, वहां से क्यों नहीं खरीद रहा? फ्यूचर मार्केट से। फ्यूचर मार्केट से वो कमाई करके बैठा हुआ है, उसकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, और ओपन मार्केट में वीट महंगी भी हो गई है, वो कहता है होने दो कोई मसला नहीं, तो वो बाय करेगा। बाय 13.68 टन्स ऑफ wheat from open market at 61,000 पर टन। ओपन मार्केट से जाके 14 टन नहीं खरीदना उसने, ओरिजिनली इसको वो कॉन्ट्रैक्ट 14 किए थे, कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन असल में उसको कितने टन चाहिए थी? 13.68 टन वीट चाहिए थी। तो ओपन मार्केट से जाके जब आप ये बाय करेंगे तो आपकी पॉकेट से कितने पैसे जाएंगे? इस ट्रेडर की पॉकेट से क्या कॉस्ट जाएगी? सॉरी, चेक करो। हाँ जी, 83। अब ये सारे पैसे उसने अपनी पॉकेट से दिए, लेकिन इसके अंदर कुछ पैसे जो थे ना, वो कौन से वाले थे? वो जो फ्यूचर मार्केट से गेन कमाया था। इसका मतलब है उसने जो गेन कमाया था, अगर मैं गेन वाले पैसों को एडजस्ट कर दूं, तो इसका मतलब है उसकी अपनी पॉकेट से कितने पैसे असल में गए, क्योंकि इसमें 42,000 तो उसने गेन वाले पैसे यूज किए ना खरीदने के लिए, वो भी उसकी जेब में पड़े हुए थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 834480 टोटल पैसे उसने पे किए, जिसमें 42,000 उसने कौन से पैसे यूज किए? वो फ्यूचर के गेन। तो बाकी कितने, क्या नाम है, उसकी जेब से पैसे कितने गए? 79। ये कॉस्ट उसकी पॉकेट पे पड़ी ए टोटल। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे पूछूं, पर टन उसकी जेब पे क्या वजन पड़ा है? वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे जवाब मेरा आ गया हुआ है। पर टन उसकी जेब पे कितना वजन पड़ा है? 58,000 पड़ा है। चेक कर लेना जरा, ये 792480 का जो जवाब है, हाँ ये इसको उसको ये कॉस्ट पड़ी है। तो पर टन उसकी जेब पे कितना वजन आया है? मुझे नहीं पता अब कितने टन। सॉरी, हाँ ये है, 58 भी नहीं पड़ा, 57,000 समथिंग कुछ उसकी पॉकेट पे वजन पड़ा है, जो आज की प्राइस है उससे भी कम पड़ा है। वो बड़ा फायदा हो गया उसको। यानी ये मैंने जो जवाब निकाला है, अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई उसकी जेब पे कितना पर टन खर्चा पड़ा है, खर्चा पर टन, वैसे ही उसकी जेब पे क्या वजन पड़ा है, तो ये जो जवाब आया है इसको अगर आप टन पे 13.68 टन पे डिवाइड करो तो खुद ही पता चलेगा एक टन की क्या कॉस्ट बियर कर रहा है। ये टोटल कॉस्ट है, पर टन नहीं है ये जी। नहीं, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन हम नहीं लेते। जैसे नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन नहीं हो सकते,
तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी या एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या दो होंगे, दो, डेढ़ नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। आपने कभी भी नहीं लेना, आपने उसको राउंड करना है। जब आप राउंड करेंगे तो उसकी वजह से कभी कभार गेन ज्यादा आ जाएगा या कभी कभार लॉस भी ज्यादा देना पैसा को। तो ये एक्चुअली वो हमने जब उसको राउंड अप किया था ना 14 कॉन्ट्रैक्ट, उससे थोड़ा गेन ज्यादा आ गया। नहीं समझ आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 टन की क्या कॉस्ट पड़ी आपको हेजिंग के बाद, तो फाइनल आंसर जो आया ये टोटल टन्स का है। 1 टन का जवाब अगर चाहिए हो, वो मांगे तो वैसे मैं कह रहा हूं, अब आप कहेंगे ये सर ने और चीज इसमें डालना शुरू कर दी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि वो एमसीक्यूज की वजह से आपको, जब तक आपको सेंस नहीं है ना, वो आपको बहुत तंग करेगा। एक्चुअली उसने पेपर में क्या पूछना है आपसे, वो सबसे पहले एमसीक्यूज की अगर बात करें, ये बताएं जी कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो करे। तो वो तो सिंपल था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या फॉर्मूला था, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जो आप खरीदना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बस ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज जो वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है, गेन लॉस फ्यूचर मार्केट में बताओ वो कैसे निकालते हैं, सेल की प्राइस माइनस बाय की प्राइस, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन आएगा, मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल गेन लॉस आ जाएगा। तीसरा एमसीक्यू वो पूछ सकता है कि बताओ पहला बाय का हो या पहला सेल का हो कॉन्ट्रैक्ट, पहला दूसरा। ये बच्चे उल्टा सीधा करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी बायर की पोजीशन पे बायर की पोजीशन पे है तो पहला क्या होगा, बाय से एंटर होगा, सेल से क्लोज करके बाहर आ जाएगा। और अगर आप सेलर की पोजीशन पे हैं, ठीक है, सेल से क्लोज हो, सेल से ओपन होगा, बाय से क्या होगा, क्या कोई चीज बाय सेल हो रही है, नहीं, जस्ट सिर्फ आपके नाम से फ्यूचर मार्केट के सिस्टम में प्राइस लॉक हो रही है और प्राइस के डिफरेंस से आपने कमाना है बस। और नेट आउटकम मांग सकता है जो कि असल में ये वाला है, लेकिन इसका जवाब टोटल में आया, पर टन में नहीं आया। पर टन में अगर मैं आपसे मांगू तो वो ये जो जवाब आया है, इस जवाब को फाइनल आंसर को किसमें डिवाइड कर देंगे, टन्स में करके, उसको कहते हैं इफेक्टिव कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इफेक्टिव कॉस्ट पर टन। यानी इदारे को इसकी 1 टन की इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ी, अगर वो मांग ले तो। मांगा नहीं है वैसे उसने, ये मैंने वैसे ही आपको फनकारी लगा दी है, एमसीक्यूज के लिए प्रोटेक्ट कर रहा हूं जी। 1 टन की क्या कॉस्ट पड़ी, 930 हो गया, ठीक है। चलो, वो कर लोगे, ये किसके लिए था, बायर के लिए, ऐसे ही सेलर के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल 13 करो, चलो शाबाश, खुद करो। चलो शाबाश, आपकी मर्जी, आप शॉर्ट करना चाहो ठीक है, इंग्लिश लिखनी है नहीं लिखनी, लेकिन काम की बातें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल देना, गेन लॉस निकाल देना, और नेट आउटकम लाजमी निकालना, या जो मांग ले जी, जो मांग ले करें जी इसको। मैं एक ही पैटर्न से करूंगा, बाकी सोल्यूशन में वैरायटी बहुत है, कॉस्ट की तरह है ना ये भी, तो इसका भी सोल्यूशन जैसे मर्जी कर लो जवाब आ जाता है कई दफा मैथ। तो आपने परेशान नहीं होना कि हम तो ऐसे नहीं करते। हाँ जी। ये वीट प्रोड्यूसर की जगह शुगर प्रोड्यूसर, मैं भी आई कैप बन गया, अपना सवाल ही ऊपर से। ये शुगर प्रोड्यूसर है, शुगर प्रोड्यूसर, करेक्शन कर लें, शुगर प्रोड्यूसर। वो पहली लाइन में लिखा हुआ है वीट प्रोड्यूसर, गलती से। सेलर है बायर है, सेलर की पोजीशन पे है जी। नहीं वो तो अब यहां से नहीं पता, सेल प्राइस तो गिरने में रिस्क होता है, यहाँ तो बढ़ रही है।
तो यहाँ पे उसने क्लियर लिख दिया, अब वो प्राइस से नहीं पहचान रहा। करे जी करे, जल्दी से, शाबाश। ये भी आई कैप की किताब से है। तभी इसमें मिस्टेक भी है, मैं कह रहा हूँ ये मैंने टाइपिंग में क्यों गलती की है, कॉपी पेस्ट की है क्योंकि किताब से। तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सेलर को तो प्राइस गिरने का रिस्क होता है, वो इधर बढ़ गई है, कोई मसला नहीं, ओपन मार्केट में फायदा हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट में लॉस आएगा, अब देखना। करें करें, शाबाश इसको। वो अभी आप करेंगे तो पता चल जाएगा। जब ओपन मार्केट में किसी चीज की सेल प्राइस बढ़ रही हो, हाँ, लेकिन आपने पहली ट्रांजेक्शन बाय की नहीं ना की होगी। अगर आप सेलर थे तो पहली ट्रांजेक्शन सेल की होगी, दूसरी बाय की होगी। दसो, सेलर पहली ट्रांजेक्शन कौन सी करता है? सेल की। तो सेल की प्राइस कम है, बाय की ज्यादा हो, तो लॉस ही आता है फ्यूचर मार्केट में। तो अब आप एज अ सेलर एंटर होंगे फ्यूचर मार्केट में पहले। लड़की नहीं हो रहा है बेटी? हो रहा है जी जनाब। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आपको अपनी भी कोई मतलब मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, बायर और सेलर, और उसकी मदद से बाय और सेल। बाकी आपने अपना कोई नुस्खा टोटका निकालना है, निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी निकालना है टोटका नुस्खा अभी निकालेंगे, बाद में नहीं। बाद में तो काम बढ़ना है। जी जनाब, जल्दी जल्दी कर ले, शाबाश, मैं भी कर रहा हूँ इसको। आप देख लें, मतलब आप अपना करी जाएं, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ, देख लें, फिर उसको टैली कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप आज की डेट पे होगा, ओपन पोजीशन मार्केट। जी।
15 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे है ना? और 3 months एक्सपायरी, एट अ फ्यूचर प्राइस ऑफ, जी क्या प्राइस है फ्यूचर की प्राइस फ्यूचर के पैराग्राफ में होगी 1,30,000 रुपए। ले, ये पहला स्टेप मुकम्मल। तो जो नंबर वाले पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन कर देते हैं, ये ठीक है, ये और ये, बाकी सब बेकार है। काम की बात जो है वो ये है। स्टेप 2, क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। अच्छा सॉरी, ये आज हुई थी और क्लोजिंग कब होनी है? आज से 3 माह बाद, जब एक्चुअल डेट ऑफ परचेज, ओ सॉरी, डेट ऑफ सेल आएगी शुगर की। तो बाय आएगा। अच्छा, फ्यूचर की मेरा ख्याल है प्राइस इधर भी नहीं बताई हुई, अलग बताई हुई है फ्यूचर के अलग, वो ओपन मार्केट की प्राइस और नहीं, ये तो ओपन मार्केट की प्राइस है। तो एजम्पशन लेंगे, हाँ ना बताइए ना अलग अलग, तो क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था कि फ्यूचर मार्केट की प्राइस ओपन मार्केट में अंडरलाइन कमोडिटी की प्राइस पे क्या करती है, इसीलिए वो फिर आप ये एजम्पशन ले सकते हैं, इसमें कोई मुजायका। ओपन मार्केट की प्राइस अगर 1,45 है तो फ्यूचर मार्केट की भी प्राइस होगी 1,45। ये एजम्पशन याद नहीं रहती बच्चों को कि ओपन मार्केट का रेट अगर अलहदा बताया हो फिर नहीं, ओपन मार्केट का रेट और फ्यूचर मार्केट का रेट सेम हो सकता है, लेकिन तमाम केसेस में नहीं, फर्क भी हो सकता है, ऑलवेज नहीं। यहाँ पे इस सवाल में भी ये assumption है कि शुगर की पर टन जो मार्केट में प्राइस है या फ्यूचर मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, वो 1,00,000। गेन लॉस कितना आता है जी? मेरा ख्याल है सेल फ्यूचर की प्राइस वो कितनी है? सेल फ्यूचर की प्राइस थी 1,30, बाय फ्यूचर की प्राइस 1,45। जब आप ये सेल की प्राइस जो कि हाई है बाय की माइनस करेंगे तो ये लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट निकल आएगा, 15,000 का लॉस आ जाता है। माइनस का साइन लगाएंगे ना लगाएं जो भी, ये लॉस आ जाता है, टोटल लॉस आएगा 15,000 इंटू 15 कॉन्ट्रैक्ट्स, मेरा ख्याल है 2,25,000। बताइएगा जरा, 2,25,000। अब ये लॉस के पैसे किसने किसको देने हैं बताएं? जो शुगर प्रोड्यूसर है उसको इतने पैसे ब्रोकर को देने पड़ेंगे, पाइनएलो पाइनताड़ी, लेकिन ये पैसे वो कैसे देगा? उसकी जेब में नहीं होंगे। वो जब शुगर बेचेगा ना तो उसको थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे शुगर बेच के, मार्केट में प्राइस बढ़ गई है ना, वो उन्हीं में से देगा उसको। तो चलो, हमें तो अभी गर्ज नहीं है उससे कहाँ से वो देगा, लेकिन ये देने पड़ेंगे शुगर प्रोड्यूसर को। नेट आउटकम क्या आएगा?
हाँ जी, सेल कितने टन था? 14.55 tons of sugar at open market sale price of 1,45,000। यानी वो जो शुगर का प्रोड्यूसर है, जब वो 14.5 टन शुगर बेचेगा इतनी प्राइस पे, तो क्या आता है बेटा? बताते हैं कितनी अमाउंट आती है? 145,000 मल्टीप्लाइड बाय जी 21097, अच्छा 50। ये कॉस्ट है कि रिसीट है इस ट्रेडर की? ये रिसीट है। जी, अच्छा अब ये मार्केट में प्राइस बढ़ी है कम हुई है? तो जब इन्होंने सेल करना है शुगर को, तो ट्रेडर के हाथ थोड़े से पैसे ज्यादा आएंगे, एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा वाले पैसे रख नहीं पाएगा। उसमें से कुछ पैसे उसको किसको देने पड़ेंगे? ब्रोकर को देने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रोकर से जो है फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ली थी उसने प्राइस को लॉक करने के लिए, उस पर उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 2,25,000 रुपए का टोटल, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। 15,000 लिख देंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है, टोटल लेना होता है। तो इसका मतलब है इसकी पॉकेट में जो नेट रिसीट आएगी, 1, ये ले, ये हमारा जवाब होता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता ऊपर जवाब मांगा क्या था। इफेक्टिव प्राइस पूछी है, इफेक्टिव सेल प्राइस यानी हमारी पॉकेट में कितने पैसे आए पर टन के। हाँ, इफेक्टिव रेट पूछा है। वन डबल एट 14.55 टन जी। 536, ये तो एक 30 से भी कम प्राइस आ गई जो आज थी। चलो कोई नहीं, ये जी इतनी प्राइस पे हमारा 1 टन फरोख्त होगा। लेकिन ये जो ये प्राइस है ना, ये किस दिन कंफर्म है? मुझे आज ही कंफर्म होगी। मार्केट में जिधर मर्जी चली जाए, मैं आपको सवाल बताता हूँ, इसी सवाल को आप जाके दोबारा करें उस प्राइस पे, तो यही जवाब निकलना पड़ रहा। टोटल जवाब फर्क आएंगे शायद ये बाद में ऊपर वाले, लेकिन नेट जवाब इतना ही आएगा, जिसका मतलब होगा मार्केट जिधर मर्जी चली जाए, आपको ये पहले दिन से पता होगा मुझे इतनी प्राइस पर टन आनी ही आनी है। ठीक है, इसी सवाल को घर जाके आपने कैसे करना है लिख लें, इसी सवाल को जी। ओपन मार्केट की प्राइस 1,45 की बजाय, हाँ जी, 1,25 हो जाए अगर, इसी सवाल को घर जाके दोबारा करें। बाकी सारा डेटा वही है, लेकिन ओपन मार्केट की प्राइस कितनी हो जाए? 1,25। ठीक है, आप देखिएगा, मुझे लगता है कि जवाब यही आएगा। शायद ऊपर तो रकमें फर्क हो, लेकिन नीचे ये वाला और ये वाला जवाब सेम आएगा। अगर ये सेम आता है तो ये इस चीज का
क्लू होगा आपके लिए कि मार्केट जिधर मर्जी जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत, आपकी प्राइस इतनी होगी, आपकी पॉकेट में इतने पैसे आने ही आने हैं, और होगा, मेरा ख्याल है ये जो आना चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये मैंने मुकम्मल कर दिया है ये रिस्क। कल हम ये वाला पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मेरा ख्याल है 2 टॉपिक है आपके स्कोप में, मुझे याद नहीं 2 हैं कि 3 है, मैंने 3 लिखवाए थे इंटरेस्ट रेट रिस्क में, कि हमारे सिलेबस में 2 हैं कि 3 है इंटरेस्ट रेट में। जी 3 है, हाँ जी 3 है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फॉरवर्ड तो वैसे ही होगा जैसे हमने अभी किया है फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और ऑप्शन पे टाइम लगना है। चलें ओके, कमोडिटी ऑप्शन आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास होगी, कब होगी ये अभी नहीं मुझे पता, जिस दिन, एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा। और 3 घंटे से कम की नहीं होती एक्स्ट्रा क्लास। हाँ है,